सर ने कह दिया कि ग्वालियर का था, तो एक संकेत तो उन्होंने दे ही दिया, और संयोग से आज मैं ग्वालियर में ही हूँ। जी। पहली बात तो यह है कि अहिरावण का उल्लेख रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में नहीं है। हमारे लोक जीवन में कई तरह की रामायण प्रचलित है, उसमें एक राधे श्याम रामायण है, उसमें अहिरावण और महिरावण दो भाइयों का उल्लेख है, जिन्हें रावण का पुत्र बताया गया उस राधे श्याम रामायण में। शुरू में आपने बताया, प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में बता ही दिया कि वो विभीषण का भेष धरकर राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल नगरी में ले गया, तो पाताल लोक का राजा था अहिरावण। फिर हनुमान जी वहां पहुंचे, बीच में मकर ध्वज मिला, उसको उसने बताया वो तो हनुमान जी का ही पुत्र है। जब वो समुद्र पार कर रहे थे तो उनके पसीने की एक बूंद गिर गई थी, मछली ने उसको निगल लिया था। तो बंदर और मछली के संयोग से जिसका जन्म हुआ वो मकर ध्वज था। खैर, अंत में वो जब बलि चढ़ाने जा रहा था रावण राम और लक्ष्मण की, तो हनुमान जी पहुंच जाते हैं, उनकी रक्षा करके वापस अपने कंधे पर बिठाकर ले आते हैं। तो वानर सेना में एकदम हर्ष की लहर दौड़ी। प्रियंका गांधी जिन प्रतीकों के जरिए संदेश दे रही हैं, वो प्रतीक हमारे लोक जीवन में, हमारे मानस में बहुत गहरे बैठते हैं, सीधे असर करते हैं। जैसे विभीषण का जब भी उल्लेख होगा तो उसका उल्लेख इसी रूप में होगा कि वो भेदिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लेने के बाद पहली बार दीनदयाल परिसर भोपाल में बीजेपी मुख्यालय में प्रवेश किया, उनके स्वागत सत्कार का जो आयोजन हुआ, उसमें शिवराज सिंह चौहान ने पहले दिन मंच पर ही उन्हें विभीषण कह दिया था। उसके बाद क्या क्या कहा जा रहा है, बीजेपी के नेता क्या क्या कह रहे हैं, बार बार उल्लेख करने में मुझे भी कष्ट होता है। मैं तो ग्वालियर का नागरिक, इस नाते मुझे अतिरिक्त कष्ट होता है। तो प्रियंका गांधी के संकेत को वहां से पकड़िए। 21 जुलाई 2023 ग्वालियर के व्यापार मेला मैदान में प्रियंका गांधी की सभा हुई थी। पहली सभा उनकी जबलपुर में हुई थी। यह उन्होंने एक बात कही थी, एक अधूरी बात कहकर उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था कि मैं चाहूं तो सिंधिया जी के बारे में 10 मिनट बोल सकती हूं, कैसे उनके विचार बदल गए, विचारधारा बदल गई। 2 वाक्यों में उन्होंने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया। आज उन्होंने मिथकी तरीका अपनाया, मिथकों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी की उनकी सरकार का अपहरण अहिरावण रूपी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर लिया था और उसे वो हनुमान जी मुक्त कराएंगे। हनुमान जी के मिथक को भी आप याद कर लीजिए कि कर्नाटक के चुनाव में हनुमान जी ने नरेंद्र मोदी जी की सुनी। माननीय प्रधानमंत्री ने बजरंग दल के समकक्ष हनुमान जी को रखकर अपील की लोगों से कि आप वोट डालने जाने से पहले जय का नारा लगाएं। लोगों ने नारा जरूर लगाया, लेकिन बटन दबा दिया हाथ के पंजे पर। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के चुनावी समर में, इस रणभूमि में भी हनुमान जी को फिर से लाने की कोशिश हुई है। वैसे कर्नाटक के परिणाम वाले दिन ही एक वीडियो वायरल हो गया था, संभवतः कांग्रेस ने बनाया होगा, रामायण सीरियल के सीन को, कि प्रभु अब मेरे लिए क्या आदेश है। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरा एक भक्त कमलनाथ मध्य प्रदेश में परेशान है, जाओ उसकी रक्षा करो। तो आज के इस भाषण के जरिए प्रियंका गांधी ने एक तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व का और लोगों के मानस में बैठा हुआ जो रामायण का चरित्र है, उसके जरिए जो संदेश दे दिया कि अहिरावण रूपी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, या ज्योतिरादित्य रूपी अहिरावण ने हमारी सत्ता का अपहरण किया था, तो अब आप हनुमान जी को लेकर आइए और रक्षा कीजिए। अब आते हैं कि इस वक्त जो चुनाव प्रचार चल रहा है, आज माननीय प्रधानमंत्री भी ग्वालियर चंबल अंचल में है, मुरैना में वे गए हुए हैं, और मुरैना वो जिला है जहां से दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, उनके अपने मंत्रिमंडल के सदस्य, जो हाल ही में अपने सुपुत्र के एक वीडियो के कारण चर्चा में आए, 100 करोड़ की डील हो रही है। हमको नहीं मालूम सच्चाई उसकी क्या है, लेकिन हाँ ये बात है कि वो किसी और नेता के सुपुत्र का वीडियो होता तो शायद अगले ही क्षण विशेष विमान से ईडी, सीबीआई, आईटी रवाना हो चुके होते। आज के चुनाव प्रचार का अगर हम आकलन करें तो प्रियंका गांधी इस वक्त इंदौर में रोड शो कर रही हैं, हो सकता है इस वक्त चल रहा हो रोड शो। अभी इस विमर्श में आने से पहले मैंने वीडियो देखे तो इंदौर, मालवा बीजेपी और जनसंघ का गढ़ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रोड शो की जो भीड़ बता रही है, ऐसा लग रहा है कि जनता खुद ब खुद उमड़कर आ गई। शायद आप वहीं का दृश्य दिखा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये अभी बिल्कुल यही इंदौर पे। जी
बिल्कुल हमारी स्क्रीन पर वही दृश्य है। तो अब अगले जो 10 दिन बचे हैं, 10 भी नहीं बचे, हाँ 15 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो अगले 8-9 दिनों में यह देखना है कि दोनों पार्टियां किस स्तर तक एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। इस बीच में एक रोचक हमारा डीवी लाइव दिखा चुका कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 55 साल विकास न होने का आरोप लगाकर खुद को और अपने कैलाशवासी पिता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आप भी नकारा थे 20 साल तक कांग्रेस में रहकर, और 1980 से माधवराव सिंधिया कांग्रेस में रहे, हमेशा मंत्री रहे, सांसद रहे, उन्होंने भी कोई विकास नहीं किया। तो अब इसकी अग्नि परीक्षा होनी है कि जो अहिरावण है उसको जनता सही में पहचानती है कि नहीं। फिलहाल दिलचस्प होने जा रहा है मध्य प्रदेश का चुनाव, और कांग्रेस बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शानदार विश्लेषण और बहुत बड़ी बात यहाँ पर, जिनके ऊपर आपने किताब भी लिखी, सिंधिया घराना 1857, माफ़ी चाहूँगा उस समय मैं 1957 कह दिया था, कुछ लोगों ने सुधारा भी, 1857 1857। और अब जो आज के सिंधिया साहब हैं उनके काफ़ी समर्थक भी अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। ये इन सब पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आपके वीडियोज़ भी हमारे साथी देख चुके हैं। जरा आप समझना चाहता हूं कि जबकि अब चुनाव 7-8 दिन बाकी, बाद में चुनाव है, चुनाव प्रचार 7वें दिन ख़त्म है, ज़रा आप बताइए कि, और उसमें त्यौहार भी है, कि कितनी पकड़ अपनी जो उनकी सिंधिया साहब की पकड़ है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी है या कितनी ढीली हो चुकी है आज की तारीख में। क्योंकि कहा जा रहा है कि एक बड़ा डेंट लग सकता है अगर सिंधिया की पकड़ कमज़ोर हो गई होगी तो, और यहाँ से मध्य प्रदेश के चुनाव का जो सही विश्लेषण है वो सामने आ सकता है। और चूंकि उसी जगह पे आप हैं इसलिए भी आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि सिंधिया के इर्द गिर्द घूमता हुआ ये चुनाव नजर आ रहा है, और चंबल ग्वालियर के इर्द गिर्द ये चुनाव कैसे देखा जाए, और क्या मैं जो कह रहा हूं वो सही है? राजीव जी, कमोबेश आप जो कह रहे हैं वही हकीकत यहाँ पर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है, खासतौर से पार्टी छोड़ने के बाद, छोड़कर जब से वे भाजपा में आए, इसके 2-3 अभी संकेत मिल गए। सबसे पहला जो मैं शुरू से कहता आ रहा था कि पहली परीक्षा होगी टिकट दिलाते समय, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों को टिकट दिला पाएंगे? तो वे अपने प्रिय लोगों में से कई लोगों को टिकट नहीं दिला पाए। महल परिसर में प्रदर्शन हुआ, मुन्ना लाल गोयल जो उनके अनन्य भक्त हैं उन्हें वे टिकट नहीं दिला पाए। मेहगांव से ओपीएस भदौरिया जो मंत्री थे अब तक, उन्हें टिकट नहीं दिला पाए। तो पहली परीक्षा में तो भाई इस तरह फेल हो गए। अब जहां तक बीजेपी में से जाने वालों का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ग्वालियर में थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके सामने मदन कुशवाहा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली फिर से। वे पहले भी कांग्रेस में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चले गए थे बीजेपी में, एमएलए रहे एक बार। ब्रजेश तिवारी एक बहुत कद्दावर नेता है, भितरवार सीट पर पहले विधायक रह चुके हैं, मूलतः समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, वे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं। आज रुस्तम सिंह, जहां आज मुरैना में प्रधानमंत्री स्वयं थे, रुस्तम सिंह पुलिस की नौकरी छोड़कर, आईजी की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे, पहला चुनाव जीते, उमा भारती की सरकार में मंत्री रहे। वे और उनके सुपुत्र दोनों ने बीजेपी छोड़ दी और उनके सुपुत्र बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, राकेश रुस्तम सिंह। तो कुल मिलाकर पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर है। और आज की अगर स्थिति अगले साल रही, 9 दिन कायम रही मतदान के दिन तक, तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी प्रतिकूल रहेगा। ग्वालियर चंबल अंचल सबसे बड़ा गड्ढा साबित होगा बीजेपी के लिए। और जो डेंट शब्द का इस्तेमाल आपने किया, वो डेंट सबसे ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर ही लगे, क्योंकि भारतीय जनता भीतर भी इतनी गुटबाजी है। अभी सीडी की बात चल रही थी कि जो नरेंद्र सिंह तोमर के सुपुत्र की सीडी जारी हुई है, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में महारत हासिल प्राप्त पार्टी है। उस पार्टी के लोग ही एक दूसरे की सीडी बनाते और जारी करते हैं। संजय जोशी से लेकर अब तक जितनी सीडी जारी हुई हैं, तो इसका भी एक अखाड़ा ग्वालियर चंबल बना हुआ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, ये सारे गुट एक दूसरे के खिलाफ ही रस्साकसी में लगे हुए हैं। देखना होगा कि ये जो आपसी खींचतान है
ये पार्टी को किस कगार पर ले जाकर छोड़ती है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अगले 10 दिन बेहद कठिन है। वे अपना सब कुछ झोंक भी रहे, इसलिए वे बयानों में उस स्तर पर उतर रहे हैं जो बयान उनके और उनके पिता के खिलाफ बैठ रहे हैं। तब भी वो वहां तक जाकर कांग्रेस को कोस रहे। हो सकता है इससे उन्हें कुछ हासिल हो जाए, तो ये 3 दिसंबर को मालूम होगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, 3 दिसंबर को मालूम होगा इससे अगर कुछ हासिल होता है तब, लेकिन क्या देर हो चुकी है?